यस, हमने अभी तक देखा है वो है अमेरिका की क्रांति क्यों हुई, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड वाज द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इनएविटेबल। तो हमको ये चीज़ को देख के तो लग रहा था कि ये इनएविटेबल ही था, क्योंकि ब्रिटेन की गलतियां के कारण ही अमेरिका के अंदर क्रांति हुई। खैर, वहां पे ना जाते हुए उसके एक स्टेप आगे चलते हैं, वो है आउटकम और द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकी की क्रांति का क्या परिणाम रहा, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिका की क्रांति, सबसे पहली क्रांति, दुनिया की सबसे पहली क्रांति थी, वो है अमेरिका की क्रांति। द फर्स्ट आउटकम वाज द अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। किससे आजादी मिली, बोले ब्रिटेन से। एंड दिस इंडिपेंडेंट दे गॉट बाय फाइटिंग मासेस अगेंस्ट द क्लासेस, नेशनलिस्ट अगेंस्ट द इंपीरियलिस्ट। बोले अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से आप एक हो सकते हो। मासेस, बोले पूरी की पूरी जनसंख्या इकट्ठी हो गई क्लासेस के विरुद्ध में। क्लासेस कौन था, बोले क्लासेस कहां बैठता था, बोले लंदन के अंदर मोनार्की वाला, लंदन के अंदर राजा था जो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाना चाहता था, जॉर्ज III। तो उसको दिखा दिया अमेरिका की जनता ने, बोले कि हम लोग एक हो गए और एक होने के बाद आपको उखाड़ दिया। इट वॉज अ नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि एक साइड के ऊपर अमेरिकन को लगा कि हमको एक हो जाना चाहिए और इन्होंने अपना एक राष्ट्र बना दिया, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी विरुद्ध साम्राज्यवादी, नेशनलिस्ट वर्सेस इंपीरियलिस्टिक। ब्रिटेन वांटेड टू एक्सपैंड इट्स इंपीरियलिस्टिक बेस ओवर द अमेरिका और उसको कंट्रोल करना चाहता था, बट द अमेरिकन्स प्रूव्ड देमसेल्व्स और उन्होंने बताया कि वी आर अमेरिकन्स फर्स्ट, वी आर अमेरिकन फर्स्ट। वो चाहे ब्रिटिश ओरिजिन से हो, फ्रेंच ओरिजिन से हो, डच ओरिजिन से हो, बेल्जियन ओरिजिन से हो, आयरिश ओरिजिन से हो, कोई भी ओरिजिन से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अमेरिकी है और हम लोग एक है, हम लोग अमेरिकी नागरिक है और हमको एक होना है। और अमेरिका की आजादी ये राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण ही हुई थी। जैसे है ना, भारत की आजादी के पीछे नेशनलिज्म बहुत बड़ा फोर्स था, वैसा ही नेशनलिज्म नाम का जो फोर्स है वो अमेरिकन को इकट्ठा कर दिया। और ये नेशनलिज्म आया कहां से, बोले ये सब की सब यूरोप के अंदर जो विचारधारा चलती थी ना, उदारवादी, वहां से आई। लिबरल थॉट्स के तहत ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। और जब अमेरिका की क्रांति हुई तो इसका दूसरा परिणाम आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। कैसा परिणाम, बोले डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट समझ में आता होगा आप लोग को। बोले पत्ते का महल जैसे ही गिरता है, मतलब एक पत्ता जैसे गिरेगा महल के अंदर से तो पूरा का पूरा थर 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 सबके सब गिरा देगा। तो यूरोप के अंदर रिवॉल्यूशन का पूरा समय आ गया था। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। और ये रिवॉल्यूशन के पीछे सबसे बाइंडिंग फोर्स था, वो थी विचारधाराएं। और वो विचारधारा कैसे उड़ती है, बोले पवन की झोंके की तरह है। किसी शायर ने कहा है ना, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो अमेरिका से अटलांटिक क्रॉस करते हुए ये पवन के झोंके चले गए यूरोप के अंदर। और सबसे पहले ले डूबा फ्रांस को। फ्रांस से ले डूबने के बाद सेकेंड स्टेज के अंदर आयरलैंड को, बोले आयरलैंड के अंदर क्रांति होगी ब्रिटिश रूल के विरुद्ध में। फ्रांस के अंदर क्रांति हो गई उसका जो एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल था, लुई 16 और क्वीन मैरी एंटोनिटी जैसे जो शासक हुआ करते थे, उनको हटा दिया लोगों ने। बोले तुम निकलो यहां से, हमको एक हो जाना जाए। हर एक के अंदर एक ही फीलिंग आ रही थी, वो कौन सी थी, वो थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। और हमको लग रहा था कि हमको एक होना। यूरोप के अंदर डोमिनो इफेक्ट आपको रिवॉल्यूशंस की देखने को मिलेगी। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1798 आयरलैंड रिवॉल्यूशन। तो उसके बाद 1830s के अंदर काउंटर रिवॉल्यूशंस बहुत चलते हैं। नेपोलियन का समय, हर एक चीज आप कहीं ना कहीं से अमेरिकन रिवॉल्यूशन के तहत जोड़ सकते हो। क्यों, क्योंकि अमेरिका ने शुरुआत की थी, वो शुरुआत आपकी अलग अलग विस्तारों के अंदर देखने को मिलेगी। फ्रांस की क्रांति के पीछे ही अमेरिका जिम्मेदार था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब रिवॉल्यूशन हुआ, जब 1776 से लेके 1781 के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन लड़ रहे थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो फ्रेंच अमेरिकन की मदद के लिए पहुंच गए। क्यों, क्योंकि फ्रेंच और अमेरिका ब्रिटिशर्स का पहले से बना नहीं, बोले दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अमेरिकन और फ्रेंच का दोनों का एक कॉमन एनिमी था, वो था ब्रिटेन। और जब अमेरिकन मुश्किल में थे तो ब्रिटिश को लगा, फ्रेंच को लगा कि हमको हमारे दोस्त की मदद करनी चाहिए। और इसी के कारण लुई 16 अपने एक जनरल को भेज देते, जनरल लफायट। बोले जाओ अमेरिका के अंदर जो क्रांति हो रही है वहां अमेरिकन की मदद करो। उसके बाद स्पेनर्स भी वहां पे इंटरवीन करते हैं, स्पेनिश लोग भी अमेरिकन की मदद करेंगे। और इसी के कारण जब फ्रांस अपनी सेना भेजेगा तो फ्रांस को नुकसान तो होगा,
अपनी आर्मी भेजनी वहां पे, खर्चा निकालना, और उसके बाद ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स थे वो फ्रेंच ऑफिसर्स और फ्रेंच जितने भी सोल्जर्स है वो सब वापस लेके आए। बोले वाह वाह, अमेरिका के अंदर तो क्या समाज है, वाह वाह अमेरिका के अंदर तो क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, वाह वाह अमेरिका के अंदर क्या इकोनॉमिक सिस्टम है। फ्रांस के अंदर देखा तो वहां पे बूढ़ा सठिया गया हुआ राजा राज कर रहा था जो लोगों का शोषण कर रहा था, और फ्रेंच पीपल को इंस्टिगेट किया जाता है, बोले आप कुछ करो। अमेरिका के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई, आयरलैंड के अंदर भी यही देखने को मिलेगा। तो एक डोमिनो इफेक्ट थी, एक गिरता है उसके बाद सटासट सबको लेकर डूबेगा, और यही रिवॉल्यूशन का समय शुरू हुआ। 1830s के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर रिवॉल्यूशन हो जाता है। लैटिन अमेरिका जहां पे पोर्चुगीज और स्पेनियर्ड सबसे ज्यादा राज कर रहे थे। आपको जानकारी होगी कि जैसे ब्राजील है, ब्राजील के ऊपर पोर्चुगीज रूल कर रहे थे, उसकी ब्राजील की आज की तारीख में भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो ब्राजील पोर्चुगीज लैंग्वेज है। और उनको सबको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे उनके जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उनके जो रेबल लीडर्स थे, उन्होंने बोल दिया कि ये यूरोपियंस को हटाओ यहाँ से। पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका जो मुल्क, जो एक कंटिनेंट था, वहां से उसने आजादी की तरफ जाने की कोशिश की। पोर्चुगल, स्पेन, जितने भी वहां पे जो शासक करता थे उनको हटा दिया जाता है। कंट्री उभर के आ रहे थे, एक कंट्री बन गया पूरे एक इनके एक लीडर के नाम के ऊपर जिनका नाम था बोलिविया, साइमन बोलीवार। बोले अद्भुत इंसान। गांधी के नाम के ऊपर से गांधी नगर, राजीव के नाम के ऊपर से राजीव चौक, सुभाष के नाम के ऊपर से सुभाष चौक बनता है। वहां पे बोलिविया नाम का कंट्री बना दिया, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग। तो ये जो पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका के अंदर रिवॉल्यूशंस होते हैं, जो यूरोपियंस को खदेड़ने की कोशिश की गई, उसके पीछे भी जो आइडियोलॉजी थी वो थी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। हर एक कंट्री, हर एक प्रदेश के लोग इकट्ठा हो गए थे और सब चाहते थे कि हमारा सेल्फ रूल हो, हमारा होम रूल हो, हमारा स्वराज हो। और वो चीज अमेरिका ने लोगों को सिखाई है। और उसके बाद 20वीं सदी 1920s, 1930s और पर्टिकुलर 1940s के बाद जो पूरा का पूरा डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ, वो डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के तहत भी ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, थ्रू आउट थे। अमेरिकन आइडियल्स, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिवनेस, मटेरियलिज्म, बोले आदमी को प्रगति करनी चाहिए, कुछ गलत कहाँ गया। तो हर एक देश जो लड़ रहा था अपने कॉलोनियल मास्टर्स के विरुद्ध में, उनको कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हो रहा था। बोले हाँ हाँ यार, अमेरिका ने 1776 के अंदर अपने मदर कंट्री के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था, तो हम लोग भी कर सकते हैं, हमको भी इसी तरह से डटे रहना है। थर्डली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, इसका सबसे बड़ा परिणाम आपको यूरोप के अंदर देखने को, और यूरोप में भी खास करके मैंने आपको बताया कि फ्रांस के अंदर यूरोपियंस ने बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर अमेरिकन को सपोर्ट किया। बोले नहीं 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 यार, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इन्होंने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। और फ्रांस के राजा ने, मैंने आपको बताया कि अपनी सेना भेज दी थी। फ्रांस के राजा लुई 16 जब यहाँ पे रूल कर रहे थे, यहाँ पे पर्टिकुलर 1776 के समय के दौरान, तो ही सेंट हिज ओन आर्मी। बोले जाओ वहां पे, और वहां पे जाने के बाद आप अमेरिकन की मदद करिएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे बंधु है। वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? वो ब्रिटिश के खिलाफ। बट हुआ ये कि फ्रांस के अंदर ही उसके बाद क्रांति हो गई। ये जनरल लफायट एक टाइम के अंदर जो आपके राजा का सिपाही हुआ करता था लुई 16 का, वही जनरल लफायट अमेरिका से वापस आने के बाद थोड़े समय के बाद जब फ्रांस के अंदर क्रांति होगी तो उसमें पार्ट लेगा और बोलेगा कि राजा तुम निकलो यहां से, प्रजा के हाथ में शासन आना चाहिए। द फ्रेंच गॉट इकोनॉमिकली वीक ड्यू टू वॉर एंड ड्यू टू दिस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। हम लोग जब फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे आगे के क्लासेस के अंदर, तो मैं आपको इसके अंदर थोड़ा और डीप के अंदर लेके जाऊंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वो उसके अंदर हमको ये जानकारी मिलती है कि फ्रांस की क्रांति के पीछे अमेरिका की क्रांति जिम्मेदार थी। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने अपनी सेना भेजी, फ्रांस ऑलरेडी दिवालिया हो चुका था, फ्रांस बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, ऊपर से वो युद्ध के अंदर पार्ट कर लेता है। बोला जाता है ना कि युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं है भाई साहब। इतिहास गवाह है कि वॉर इज नॉट बेनिफिशियल टू एनी ऑफ दी विक्टोरियस फोर्सेस और द लूजिंग फोर्सेस। दोनों तबाह हो जाते हैं, अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी डूम हो जाती है वहां पे। तो ये यहाँ पे फ्रांस के अंदर भी यही होता है कि जब आपका फ्रांस का राजा अमेरिकन की जब युद्ध चल रहा है 1776 से लेकर 1781 के बीच में, तो वो वहां पे अपनी सेना भेज देगा।
बोले जाओ मदद करो अमेरिकन की, मेरे भाइयों की, अमेरिकन मेरे भाई है। वही के वही फ्रेंच लोग फिर वापिस आके फ्रांस के राजा का तख्ता पलट कर देंगे, बोले तुम निकलो यहां से, अब प्रजा के हाथ में शासन आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक चौथा आउटकम हमको जानने को मिलता है, वो है ब्रिटेन को लेके, और ब्रिटेन खुद यहां पे पार्ट सीखता है। लेसन लर्न फॉर ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या पार्ट सीखेगा, है ना, होमवर्क कहते हैं ना हम लोग, सीखता है ब्रिटेन। ब्रिटेन सीखता है कि जब अमेरिकन ने क्रांति कर दी और अमेरिकन ने बोला दैट वी आर अमेरिकन फर्स्ट, हम लोग आपके शासन के अंदर नहीं रहना चाहते, तो इसी के चक्कर के अंदर ब्रिटेन को एक जानकारी मिलती है कि हाउ द कॉलोनीज आर टू बी गवर्न्ड, कॉलोनीज के ऊपर किस तरह से शासन करना चाहिए। वो ब्रिटेन जो एकदम रिजिड रहना चाहता था, वो ब्रिटेन जो अपने राजा का कहा मानना चाहता था, उसको अभी समझ में आ चुका है कि कहीं कहीं स्पेस देनी होगी। और इसी के तहत अगर आपको जानकारी होगी कि जब 1776 के अंदर इन्होंने यहां पे पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन किया अमेरिकन ने, और इसके बाद ब्रिटेन को एहसास हो गया कि हमको कॉलोनीज को किस तरह से गवर्न करना है, तो इसी के चक्कर में इन्होंने 1784 के अंदर एक एक्ट पास किया इंडिया के अंदर। आपको जानकारी होगी पिट्स इंडिया एक्ट की। अब आप समझिए एक चीज, 1776 के अंदर अमेरिकन ने प्रोटेस्ट कर दिया और अमेरिका इनके हाथ से चला गया 1781 तक आते आते, राइट। अब पिट्स इंडिया एक्ट इन्होंने पास क्यों किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर पाए। पहले रेगुलेटिंग एक्ट किया था 1773 के अंदर, पर रेगुलेटिंग एक्ट उतना ज्यादा नहीं चल पाया, और 17 इन बिटवीन दिस टाइम 1776 से लेकर 1781 के बीच में अमेरिका का रिवॉल्यूशन हो गया, अमेरिका हाथ से चला गया। और ब्रिटिश हुक्मरान को यह चीज का एहसास हो चुका था कि ये तो लोचा हो गया भाई साहब, ये तो तकलीफ में आ जाएंगे। यहां पे अमेरिकन हाथ से चले गए, वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ से चली गई, तो क्या होगा, बोले ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज के ऊपर लगाम लगा दो। और इसी के चक्कर में इन्होंने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। अगर पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस आपको याद है तो उसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ओवरपास या बाईपास कर देगा। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी भाई। वही ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रही थी। बोले यहां से अमेरिकन हाथ से चले गए जो एसेंशियली ब्रिटिश ओरिजिन के थे, हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के साथ नाता तोड़ दे और डायरेक्ट अपने हिसाब से शासन चलाने लगी, तो ब्रिटेन क्या उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं। तो हाउ कॉलोनीज आर टू बी गवर्न फॉर फ्यूचर कॉलोनीज 1784। और यहां पे सबसे बड़ी गलती की थी वो कॉर्नवालिस ने की थी। बोले गलती हो गई मिस्टेक से, गलती हो गई मिस्टेक से, ओके, तो ये हो गई गलती से, मिस्टेक हो गई, कॉर्नवालिस बताते रहते हैं। तो 1786 में कॉर्नवालिस को रिवॉर्ड किया जाता। बोले वाह 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 बेटा, बड़ा काम किया है, 1781 में यॉर्कटाउन में सरेंडर करके आए हो, कोई बात नहीं, नाक कटा दी इंग्लैंड की, कोई बात नहीं। बोले तुमको प्रमोट किया जाता है। बोले कॉर्नवालिस भी मतलब सरप्राइज हो गया होगा। 1786 में उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया। बोले जा कॉर्नवालिस जा, अब इंडिया के ऊपर तेरे को राज करना है। बट कॉर्नवालिस सीख चुका था। 1781 में जब इसके सामने जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने उसने सरेंडर किया था तो उसकी औकात ठिकाने आ गई थी कि बोले शासन कैसे करना है। और इसी के कारण अगर आप गवर्नर जनरल्स का टॉपिक पढ़ोगे तो उसके अंदर मैंने आपको कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिखाए। कॉर्नवालिस ने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन कर दिया था। जो जो गलतियां उसने अमेरिका के अंदर की थी ना, वो कभी दोहराएगा नहीं। इंडिया के अंदर जब शासककर्ता के तौर के ऊपर आता है, यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के जब कॉर्नवालिस आता है, तो कॉर्नवालिस बहुत ही स्ट्रीमलाइन वे के अंदर यहाँ पे शासन करेगा। पुलिस रिफॉर्म्स करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है। आप पिछले गवर्नर जनरल वाले क्लासेस के अंदर कॉर्नवालिस वाला टॉपिक पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कॉर्नवालिस का खुद का इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्री 1786, प्री 1781 एंड पोस्ट 1781। इसी के साथ साथ इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा फटका जो पड़ा, जो लेसन लर्न ऑफ ब्रिटेन बोल सकते हैं, वहां पे इंग्लैंड के अंदर जो मोनार्की थी ना, वो खत्म हो गई। खत्म मतलब इंग्लैंड का राजा खाली इसके बाद रबर स्टैंप बन जाएगा। रबर स्टैंप समझ में आता होगा सबको, बोले स्टैंप मारना है, साइन करना है, बाकी कोई पावर नहीं उसके बाद। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास चली गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। क्यों? क्योंकि ये जॉर्ज 3 जो डिक्लेरेटरी एक्ट, इंटॉलरेबल एक्ट जैसे एक्ट्स के पीछे जिम्मेदार था, वो अपने आप के पावर कैप्चर करना चाहता था। उसको लगा कि मैं ये कॉलोनी के ऊपर रूल करूंगा तो लोगों के अंदर मेरा जो है ना ओपिनियन, और लोग मुझे ज्यादा चाहने लगेंगे और मैं फिर से अपना पावर कैप्चर कर दूंगा। 1688 के अंदर इंग्लैंड के अंदर एक रिवॉल्यूशन होता है जिसे कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। और वो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड के राजा के हाथ में जो पावर था वो कम कर दिया गया था।
एक्सेप्ट जो पार्लियामेंट थी वो पार्लियामेंट सुप्रीम हो रही थी धीरे धीरे, और इंग्लैंड के राजा के पास एक पावर रख दिया गया था कि ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। 1776 का जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द ब्रिटिश किंग, ये पावर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने छीन लिया। बोले तुम निकलो यहां से, तुम अपने रिश्तेदार को प्रधानमंत्री बना देते हो, उसमें तकलीफ हो जाती है, और उसके बाद ब्रिटेन का राजा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत एक रबर स्टैंप बन जाता है। क्यों? क्योंकि गलती उसने की थी तो उसको चाटा पड़ने वाला ही था। द फाइनल एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन फेडरेशन, अमेरिकी संघ का निर्माण। और ये संघ किसने बनाया था? ये संघ बनाया था ये रिस्पेक्टिव अमेरिकन ने। ऐसे 13 अमेरिकन थे, अमेरिकन कॉलोनी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ये श्री ट्रंप महाराज, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन महाराज, जेफरसन महाराज, पेन महाराज जैसे बहुत सारे लोग थे। ये सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। और वो संघ के निर्माण के अंदर उसके जो आइडियल्स थे वो क्या थे? लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसके साथ साथ रिपब्लिकनिज्म। तो द जर्नी फ्रॉम अल्बेनी टू फिलाडेल्फिया, 13 से 1 कैसे हो गए, इसका पूरा का पूरा ये संघ बनता है। 13 थे, अल्बेनी के अंदर तो 7 मिले। जब 13 कॉलोनीज थी और 13 कैसे 1 बन जाती है, वो अमेरिका ने दुनिया को दिखाया है। लेसन लर्न, हाउ मैनी कैन बिकम वन, हाउ कैन वी बिकम वन। बहुत सारे एक कैसे हो सकते हैं और किस रास्ते के ऊपर एक हो सकते हैं। और वो रास्ता कौन सा था? क्रांति का रास्ता। भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर अगर आप नेशनल मूवमेंट देखोगे तो उसका आपको दोनों एक ऑपोजिट साइड के ऊपर दिखेगा। यहाँ नॉन वायलेंस था, यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, एक युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर इंग्लैंड का पराजय होता है, इंग्लैंड वॉज डिफीटेड, और उसके बाद क्रांति, उसके बाद फाइनली अमेरिका का जन्म होता है। और यहाँ पे नॉन वायलेंट मूवमेंट थ्रू आउट चलता रहा। हाउ कैन वी बिकम वन, हाउ मैनी कैन बिकम वन, 13 एक कैसे हो सकते हैं, वो अमेरिका ने दुनिया को दिखाया। बोले देखो हम लोग अलग अलग थे, एक हो गए। और कौन से रास्ते के ऊपर हुए? बोले क्रांति करके एक। हम लोग अलग अलग थे, एक हो गए, और क्रांति करके एक हुए। इसके साथ साथ जब एक हुए तो इन्होंने दुनिया का सबसे पहला रिटन एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बोले संविधान का एक संघ बनाया। और संघ का निर्माण कैसे हुआ? संविधान के जरिए। हर एक चीज संविधान के अंदर। बोले हमको एक होना है और उसके लिए हमको एक दस्तावेज बनाना पड़ेगा। And that was the first written and democratic constitution of the world, which was given by America to the world. बोले देखो देखो हमने एक होने की जर्नी कैसे की है, हम लोग कैसे एक हुए हैं, वो सब की सब चीजें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने 6 आउटकम देख लिए। ब्रिटेन को किस तरह से अफेक्ट किया, यूरोप को किस तरह से अफेक्ट किया, डोमिनो इफेक्ट किस तरह से हुआ, अमेरिका की आज़ादी कैसे हुई, अमेरिकी की संघ का निर्माण कैसे हुआ, और अमेरिकी की संघ का जो निर्माण किस तरह से होता है, उसके पीछे हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। देखो अभी तक हमने आउटकम्स देख रहे थे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, और वो आउटकम्स के अंदर हमने 4-5 मुद्दे की चर्चा की थी। उसमें सबसे लास्ट पॉइंट जो था वो था हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अमेरिकन फेडरेशन, अमेरिकी संघ का निर्माण। ये अमेरिका संघ का निर्माण के पीछे मैंने आपको स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी के तहत 1754 में सबसे पहले ये लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक यूनियन जैसा कुछ फॉर्म करें, एक संघ जैसा कुछ बनाने की कोशिश करें, पर वो बन नहीं पाता है। बट 22 साल के अंदर ऐसी वाकयाएं, ऐसी वारदातें, ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे इवेंट्स हो गए, वो इवेंट्स ने, वो ब्रिटेन की पॉलिसी ने अमेरिकन्स को कंपेल कर दिया कि हमको एक हो जाना पड़ेगा। और फाइनली उन्होंने 4 जुलाई 1776 के दिन उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम लोग एक हो जाएंगे और ब्रिटिश को यहाँ से भगा देंगे। बोले चल तू निकल यहाँ से, हम आपको यहाँ पे नहीं चाहते हैं। ओके, फाइनली हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के लेसन्स देखे, और लेसन लर्न के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था हाउ मैनी कैन बिकम वन एंड हाउ कैन वी बिकम वन। हम लोग एक कैसे हो सकते हैं और बहुत सारे एक कैसे हो सकते हैं, और वो एक होने के पीछे कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, वो है क्रांति का। तो फाइनली अमेरिका ने लोगों को सिखाया है, दुनिया को सिखाया है कि कैसे एक होना है। 13 राज्य मिला के कैसे एक नया देश बना सकते हैं, उसके पीछे की स्टोरी हमने अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर देखी है अभी तक। अब फाइनली हमको ये देखना है कि ये आउटकम के तहत ही जब ये फेडरेशन बना, तो फेडरेशन कैसे बनाया गया है। वो फेडरेशन फाइनली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते से बनेगा। जैसे इंडिया का है ना आर्टिकल 1, इंडिया
दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया और भारत दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो उसी तरह से ये अमेरिकी संघ का निर्माण भी उस तरह से होता है। और हमको ये देखना है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टोरी। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसमें कौन सी तकलीफें आई, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त अमेरिका ने दुनिया को कैसे फायदा कराया, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से अमेरिका अभी भी दुनिया को सिखाता रहेगा। जब संविधान का निर्माण होगा और वो भी लोकशाही की पद्धति से संविधान का निर्माण होगा, तो अमेरिका दुनिया को सिखाएगा। पहला प्रश्न अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, वो है 13 स्टेट्स। 13 स्टेट्स के बीच में ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चला गया। बोले हम लोग आजादी हो गई, सब बात गई, रात गई, बात गई, सब कुछ खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स को यहां से खदेड़ दिया। बट 4 जुलाई 1776 को जब इन्होंने आजादी डिक्लेयर की थी, तो ये स्टेट्स के बीच में ही एक डिबेट हो गई, और वो डिबेट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जो बड़े राज्य थे, बहुत सारे स्टेट्स उसमें से 4-5 स्टेट्स ऐसे थे जो छोटे स्टेट्स थे। और जनरली हम लोग देखते हैं कि बड़े छोटे को दबाते हैं, कि बड़े आदमी होगा, कोई मेरे जैसा इंसान होगा, तो बेचारा एकदम सिंगल हड्डी इंसान को बोलेगा कि चल यहाँ से क्या कर रहा है, क्या कर, तो थोड़ी दादागिरी रहती है। खैर हम लोग तो ये सब चीजें नहीं करते, बट अमेरिका की जब बात कर रहे हैं तो वहां पे बिग एंड स्मॉल स्टेट्स के बीच में ये एक इश्यू आ रहा था। अब देखिएगा कि वाकया ऐसी होती है कि 1776 जब 4 जुलाई का डिक्लेरेशन होता है, तो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने राज्यों को बोला गया था कि आप लोग हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करना, अपनी सरकारें बनाना, साथों साथ यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के तहत इनका एक फंडामेंटल लॉ होगा। बहुत सारे स्टेट्स ने अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ अपने बिल ऑफ राइट्स बना दिए थे। एनुअल लेजिस्लेचर्स के अंदर इलेक्शन कैसे होने हैं उसका पूरा का पूरा यहाँ पे इन्होंने डेवलप कर दिया। तो एसेंशियली 4 जुलाई 1776 के बाद जब ये स्टेट्स मिलते हैं और ये स्टेट्स ने एक खुद का सिस्टम बनाया, वो सिस्टम इतना वीक था क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हम लोग सेंटर को पावर दे। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भाई अगर सेंटर फिर से स्ट्रांग हो गया तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे जो सिस्टम है वो हम लोग की हाईजैक करने की कोशिश करेगा। सो ऑल द 13 स्टेट्स हैड डिस्ट्रस्ट अमंग देमसेल्व्स, और इसी के कारण ये 13 के 13 स्टेट्स ने खुद के अपने संविधान बनाए, खुद को सुप्रीम घोषित कर दिया, सबको सॉवरेन बना दिया, खुद की अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखा दी, खुद को मैक्सिमम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर दे दिया। तो ये कंडीशन के अंदर आपको जानने को मिलता है कि आपके जॉर्ज वॉशिंगटन साहब बताते हैं कि बोले क्या मजाक बना दिया ये 13 के 13 स्टेट्स ने, क्या हम इसके लिए लड़े हैं कि हमको यहाँ पे हर एक स्टेट को सोवरेनिटी डिक्लेयर कर देनी चाहिए? क्या हम इसके लिए लड़े हैं ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में? क्या हर एक स्टेट्स अपनी दादागिरी करता रहेगा? क्योंकि द स्टेट्स वांटेड टू कीप देमसेल्व्स स्ट्रांग। अगर स्टेट स्ट्रांग हो जाएंगे तो अमेरिका स्ट्रांग नहीं होगा। और इसी के कारण जब इनिशियली हर एक स्टेट ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इतना पॉलिटिकल डेवलपमेंट कराया था, तो जॉर्ज वॉशिंगटन बताते हैं कि भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि स्टेट्स इतने पावरफुल हो जाए। हम लोग को यूनियन को पावरफुल कराना है, हमारे संघ को पावरफुल कराना है, और ये चीज अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाई है। अब देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट अमेरिका के अंदर बहुत चलती है। एक डिबेट चलती है बिग वर्सेस स्मॉल स्टेट्स की, बोले बड़े राज्य छोटे राज्य को खा जाएंगे। छोटे राज्य को हमेशा यही डर रहता था कि ये बड़ा आके मेरा पॉलिटिकल, मेरा इकोनॉमिक जितना भी रिसोर्सेज है वो मेरे से ले लेगा और मेरा एक्सप्लॉयटेशन करेगा। दूसरा इश्यू अमेरिका के अंदर जो वहां पे उभर के आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन जब नया फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो थी नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स के बीच में। अगर आप देख रहे हो कि नॉर्थ स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट 7 स्टेट्स आते थे, कनेक्टिकट, मैसेच्यूसेट्स, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, रोड आइलैंड एंड न्यू हैम्पशायर, और साउदर्न के अंदर आपके डेलवार, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ साउथ कैरोलिना एंड फाइनली जॉर्जिया। अभी ये जितने टोटल 13 स्टेट्स थे, 7 नॉर्थ के अंदर आते थे और 6 आपके साउदर्न के अंदर, और इनके बीच में डिबेट चलती है। नॉर्थ वाले इंडस्ट्रियल स्टेट्स, नॉर्थ वाले ज्यादा एडवांस स्टेट, नॉर्थ के अंदर एजुकेशन ज्यादा, साउथ के अंदर बिल्कुल नहीं। अगर आप देखोगे कि नॉर्थ वाज इंडस्ट्रियल, हमने देखा ना, अगर पुरानी 1750s की स्लाइड्स हमने देखी थी, वो न्यू इंग्लैंड की कॉलोनीज की, वहां पे आयरन से लेके टिम्बर से लेके बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। साउथ वाज प्योरली एग्रीकल्चरल, हमने देखा वहां पे व्हीट, कॉटन, इंडिगो, राइस, टोबैको जैसे आदि इत्यादि क्रॉप्स को वहां पे ग्रो कराया जा रहा था। एसेंशियली नॉर्थ हमेशा चीप लेबर को फेवर करता था। नॉर्थ चाहता था कि भाई हम लोग यहाँ पे चीप लेबर को फेवर करें, और इसी के कारण ये जो स्लेव्स जो थे, जो अफ्रीका से ये लोग लेके आया करते थे और उनकी खरीद फरोख्त करते थे, तो नॉर्थ वाले बोलते थे स्लेव्स को खुला छोड़ दो और उनको हम लोग लेबर के तौर के ऊपर उपयोग करेंगे। बट साउदर्न स्टेट्स डिड नॉट वांटेड। साउदर्न स्टेट्स यही बोलते रहते थे कि भाई हमारे लिए लेबर हमारा स्लेव रहेगा,
और ये स्लेवरी तो इनको जागीर में मिलती थी। एक बड़े बड़े आपके एस्टेट्स के ओनर होते थे, उनके अंडर में 200, 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे बड़े बड़े स्लेव्स की पूरी एस्टेट्स हुआ करती, वहां पे उनको रखा जाता था। सो नॉर्थ एंड साउथ के बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया। नॉर्थ बोलता बोले चीप लेबर स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दो, साउथ बोलता नहीं। दूसरा कन्फ्लिक्ट यहाँ पे आ जाता है, वो है नॉर्थ हमेशा बोलता था, क्योंकि नॉर्थ इंडस्ट्रियलाइज था, तो नॉर्थ हमेशा डिमांड करता रहता था कि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी आनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्रीज को बचाना चाहिए। जैसे ब्रिटेन ने हम लोग का शोषण किया है बिफोर 1776, वो चीज नहीं होनी चाहिए। बट साउथ प्योरली एग्रीकल्चर बेस्ड था और वो चाहता था कि ओपन मार्केट हो। क्यों? क्योंकि ओपन मार्केट होगा तो वो अपने रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज कहाँ बेचेगा? बोले यूरोप में बेचेंगे, एशिया में बेचेंगे, कोई भी कंट्री के साथ हम लोग डील कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत फायदा होगा। नॉर्थ हमेशा चाहता था कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमारा जो है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था नॉर्थ का ग्रुप वो डिमांड कर रहा था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट खाली सेंटर के पास होना चाहिए। साउथ वाला बोलता था नहीं, स्टेट्स के हाथ में दे दो, रॉ मटेरियल वो खुद इंपोर्ट करेगा, फाइनिश गुड्स वो खुद एक्सपोर्ट करेगा। तो अपना हिसाब से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी तिकड़म कर दी। तो नॉर्थ एंड स्टेट के बीच में एक पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट चला गया। बोले कौन सी चीज किसको देंगे, कौन सी चीज किसको नहीं देंगे, उसको लेके ये लोग झगड़ पड़ रहे थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, 7 यहाँ पे नॉर्थ के स्टेट्स, 6 साउथ के स्टेट्स, तो इनके बीच में थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट होते थे। जैसे इंडिया का संविधान बन रहा था, तो वैसे ही अमेरिका के संविधान के अंदर भी ये डिबेट चलते रहे। और हुआ ये कि ये जो स्लेवरी का जो मुद्दा था, ये स्लेवरी का मुद्दा इन लोग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज की तरफ नहीं होता है, एंड फाइनली 1860 के अंदर अमेरिका के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा। ये वही सिविल वॉर था जहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट नॉर्थ एंड साउथ के बीच में होती है। वो डिबेट का इश्यू था स्लेवरी। वो स्लेवरी का इश्यू इन्होंने जैसे तैसे 1789 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू किया था, 1776 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया था, तब जाके इन्होंने एक्सेप्ट किया। 1789 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट किया, तब जाके स्लेवरी का इश्यू कैसे भी करके इन्होंने शॉर्ट टर्म उसका सॉल्यूशन ला दिया, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसी के कारण 80 साल के बाद 1860 के आसपास यहाँ पे अमेरिका के अंदर एक सिविल वॉर हो जाएगा। और ये वही सिविल वॉर है जो नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे। हम लोग आगे के क्लासेस के अंदर देखते हैं कि किस तरह से अमेरिकन सिविल वॉर हुआ, बट मैं आपको यहाँ पे वापस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसेस की तरफ लेके जा रहा हूँ कि नॉर्थ एंड साउथ के स्टेट्स एक दूसरे के साथ कहाँ कहाँ ये लोग डिबेट करते रहते थे। अब यहाँ पे इसी के कारण यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये डिबेट के अंदर एक डिबेट उभर के आ गई जिसे कहा जाता है हैमिल्टन जेफरसन डिबेट। हैमिल्टन जेफरसन डिबेट के तहत हैमिल्टन बताता था कि भाई यहाँ पे पावर को फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर देना चाहिए। जेफरसन बताता है दैट द पावर शुड बी लोकेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एसेंशियली हैमिल्टन वांटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो जेफरसन ने बताया कि भाई यार तुम स्ट्रॉन्ग सेंटर बनोगे तो हो सकता है दैट द स्टेट माइट कोअर्स देम, द सेंटर माइट कोअर्स द स्टेट्स। सेंटर हो सकता है आपका जो यूनियन बनेगा, आपका जो संघ बनेगा, वो राज्य को दबाने की कोशिश करेगा। ये लोग पूरा का पूरा डिफाइन करते रहे। जैसे यहाँ पे इसका जो डर था हैमिल्टन का, अगर के बोले राज्यों के हाथ में ज्यादा पावर दे दिए तो हो सकता है अराजकता आएगी, और अराजकता आएगी तो अमेरिका संघ बनेगा ही नहीं। तो इसके कारण नेशनल बैंक से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल या पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया। इन्होंने नॉर्थ से बिलोंग करते थे हैमिल्टन, तो इन्होंने शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत फोकस करा है। बोले कुछ भी हो जाए यहाँ पे पूरा का पूरा इसको इस हिसाब से डेवलप करना चाहिए। बट यहाँ पे इसकी बात करेंगे, जब हम लोग हैमिल्टन की बात करोगे तो हैमिल्टन क्या बताता था? बोले सेंटर, सेकंड पॉइंट देखेगा, फियर ऑफ एब्सोल्यूट पावर और रूलर। बोले सेंटर इतना पावरफुल हो जाएगा तो ये 13 के 13 स्टेट्स को खा जाएगा। बोले फेडरलिज्म बचेगा ही नहीं, ऐसी हालत हो जाएगी। और यहाँ पे इसके कारण नॉर्थ के विरुद्ध में जब जेफरसन की हम लोग बात करेंगे तो उसको साउथ के लोग फॉरवर्ड उसको सपोर्ट कर रहे थे, और साउथ के लोग बेसिकली फार्मर्स थे, ट्रेड पीपल थे, तो इनको फायदा हो रहा था। और हैमिल्टन चाहता था कि इंटरप्रिटेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का होना है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है। ऐसे हम लोग कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छोड़ेंगे नहीं जहां से डबल मीनिंग उभर के आए। यहाँ पे हैमिल्टन का जेफरसन का आप पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो जेफरसन क्या बताता है? दैट द इकोनॉमी शुड बी बेस्ड ऑन फार्मिंग। बोले फार्मिंग आधारित आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी चीजें यहाँ पे पूरा का पूरा आपको देखने को मिला। देखो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके पर्सपेक्टिव्स मैच नहीं हो रहे हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ का पर्सपेक्टिव मैच नहीं हो रहा है स्लेवरी को लेके, इकोनॉमिक सिस्टम को लेके। यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, हैमिल्टन और जेफरसन, इनका भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और बहुत ही अव्वल दर्जे के लीडर हुआ करते थे अमेरिका के उस टाइम के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग जब बात करते हैं अमेरिका की क्रांति की और अमेरिका
तरीके के क्रांति का जो परिणाम है, वो परिणाम के अंदर की जब मैं आपको चर्चा करा रहा हूं तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अमेरिकन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये लोग एक दूसरे के साथ लिटरली झगड़ पड़ रहे थे कि कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। बट फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि एक देश कैसे बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है, और वो कैसे बनता है वो है कॉम्प्रोमाइज। अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया, और जो फेडरेशन और फेडरेशन के पीछे जो आपकी पॉलिटिकल फिलॉसफी काम करती है जिसे कहा जाता है फेडरलिज्म, वो फेडरलिज्म के थ्रू इसको डेवलप करा है। अब देखिएगा फेडरलिज्म में क्या किया गया, नॉर्दर्न स्टेट्स की बहुत सारी हेजिटेशन थी, साउदर्न स्टेट्स की बहुत सारी हेजिटेशन थी, उसको दरकिनार करते हुए यहाँ पे इन्होंने बीच का रास्ता दिखा दिया। बुद्ध क्या बताते थे, बोले मध्यम प्रतिपदा, वॉक ऑन द मिडल पाथ, बोले मिडल बीच का रास्ता पकड़ो। नॉर्थ वाले अपने हिसाब से, साउथ वाले अपने हिसाब से, बिग स्टेट्स अपने हिसाब से, स्मॉल स्टेट्स अपने हिसाब से, हैमिल्टन और जेफरसन अपने हिसाब से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। बट अमेरिका ने दुनिया को सिखाया कि अगर आपको यहाँ पे लोकशाही लानी है, इफ यू वांट रूल ऑफ द पीपल, इफ यू वांट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, तो आप तभी ला सकते हो जब आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। और वो कॉम्प्रोमाइज भी कैसे, बोले नेशनल गवर्नमेंट को पावर दे दिए, बोले यू कैन डिक्लेयर वॉर, you have to create the armed forces, you will establish the foreign policy, you will regulate the interstate and foreign trade, copyright laws, postal offices and coin money. Secondly, reserve states के ऊपर थोड़े बहुत पावर दे दिए गए, states के पास लोकल गवर्नमेंट होगा, as maintain schools, यहाँ पे ट्रेड, इलेक्शंस, पब्लिक सेफ्टी, एंड फाइनली ये बीच वाला जो है आपका वेन डायग्राम का, उसको कॉमन रख दिया गया। बोले ये दोनों कर पाएंगे, ये सेंटर भी करेगा और स्टेट भी करेगा। बोले टैक्सेशन, स्टेट्स को भी पावर चाहिए, सेंटर को भी चाहिए, दोनों को दिया। प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर, ये दोनों स्टेट करेंगे। क्रिमिनल जस्टिस, बोरो मनी, चार्टर बैंक्स, बिल रोड्स, ये सब की सब आपको देखने को मिलता है, ये कॉम्प्रोमाइज के तहत किया गया। ऊपर से स्टेट्स को और एक पावर दे दिया गया कि भाई तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, तुम अपनी सिटीजनशिप रखो, तुम अपनी जुडिशियरी रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, विच इज एडहरिंग टू द स्टेट लॉज। तो जितना स्टेट्स को इवॉल्व करने दोगे उतना अच्छी तरह से आपका फेडरेशन काम करेगा। और ये फेडरेशन का सिस्टम का जो वर्किंग है वो अमेरिका ने दुनिया को सिखाया है। अब हुआ ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट आपकी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स के बीच में हो गई, नॉर्थ एंड साउथ स्टेट्स के बीच में ही। दूसरी एक डिबेट यहाँ पे हो रही थी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स को लेके। ये बिग एंड स्मॉल स्टेट्स को लेके डिबेट इसके कारण हो रही थी क्योंकि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के दौरान दो प्लान उभर के आए। एक प्लान को कहा जाता है वर्जीनिया प्लान और दूसरे प्लान को कहा जाता है न्यू जर्सी प्लान। आपको जानकारी होगी कि वर्जीनिया भी एक स्टेट था जो सबसे पहला एस्टेब्लिश स्टेट था, कॉलोनी 1607 में जेम्स टाउन जो बनाई थी वो वर्जीनिया स्टेट के अंदर ही बनाया गया था, जेम्स टाउन। और दूसरा था आपका न्यू जर्सी। अब न्यू जर्सी भी स्टेट, दोनों राज्य, एक बड़ा एक छोटा राज्य, और दोनों ने अपने पूरे के पूरे प्लान डिक्लेयर कर दिए। मुद्दे की बात वही आ रही थी कि वर्जीनिया प्लान के तहत जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके अंदर बोल दिया गया कि वर्जीनिया प्लान ने बोले देयर शुड बी बाइकैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम, मतलब यहाँ पे दो विधान गृह होने चाहिए, अपर एंड लोअर। बट न्यू जर्सी प्लान ने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो नहीं चलेगा। सेकेंडली वर्जीनिया प्लान वाले बोलते थे कि दैट द एग्जीक्यूटिव शुड बी चोजन बाय द कांग्रेस। यहाँ पे न्यू जर्सी प्लान बोलते थे कि एग्जीक्यूटिव मोर देन वन शुड बी चोजन बाय द कांग्रेस। उसके ऊपर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। कहीं ये लोग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें, न्यू जर्सी प्लान वाले बोले एक ही गृह होना चाहिए। एंड फाइनली जब इसकी बात करेंगे, आपकी जो मेडिसन एंड पेटरसन के बीच में जो डिबेट हुआ वर्जीनिया प्लान और न्यू जर्सी प्लान के बीच में, तो यहाँ पे आपको इसमें भी कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। आप ये स्लाइड को देखिएगा कि डिफरेंट व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज गोइंग ऑन इन अमेरिका। और वर्जीनिया और आपके न्यू जर्सी प्लान को लेकर फिर से स्मॉल एंड बिग स्टेट्स झगड़ पड़े, बोले हमारा प्लान होना चाहिए, हमारा प्लान होना चाहिए, हमारा ये प्लान होना चाहिए, हमारा वो प्लान होना चाहिए। प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर स्टेट्स। आपको दिख रहा है कि क्योंकि ये वर्जीनिया प्लान था तो बड़े स्टेट्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, न्यू जर्सी प्लान को छोटे स्टेट सपोर्ट कर रहे थे। फाइनली कॉम्प्रोमाइज आ गया, बोले बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी होगा और साथों साथ जो आपका न्यू जर्सी प्लान की जो डिमांड थी वो भी फुलफिल करेंगे। बोले कैसे, बोले दो हाउसेस बनाएंगे, दो हाउसेस बनाएंगे, दो गृह हो गए, एक होगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरा होगा सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स होगा। जैसे 100 आदमी के ऊपर एक सीट दे दी तो 1000 आदमी एक स्टेट के अंदर हो गए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो 10 सीट वो स्टेट को मिल गई। कोई सीट के अंदर 400 कोई स्टेट के अंदर 400 की पॉपुलेशन है तो उनको 4 सीट मिल गई।
तो वो छोटा स्टेट हो गया, वो बड़ा स्टेट हो गया। अब मुद्दा आ रहा था कि बड़ा स्टेट छोटे का आदमी को खा जाएगा, क्योंकि 10:4 का जब वोटिंग होगा तो हो सकता है, तो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर आपने फॉलो की, फिर भी यहाँ पे डैमेज होगा, तो उसके लिए दूसरा हाउस लेके आए, बोले सेनेट रखेंगे, और इसके अंदर एवरी स्टेट विल बी हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। बोले हर एक स्टेट से 2 आदमी को बिठा देंगे वहां पे। बोले वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। बोले हर एक स्टेट से 2-2 आदमी का रिप्रेजेंटेशन। इंडिया में भी है ना, आपके यहाँ पे 2 हाउसेस है, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड लोकसभा इज वेयर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल मीट। बट यहाँ पे आपको जानकारी होगी कि इंडिया के अंदर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर खास करके वो एज पर पॉपुलेशन या स्टेट्स के असेंबली के हिसाब से सीट्स डिसाइड होते हैं। पर अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। अमेरिका के अंदर उस टाइम पे 13 स्टेट्स है, तो 13 × 2 इज इक्वल टू 26 सीट्स सेनेट के अंदर रिजर्व कर दी गई। बोले सेनेट के अंदर 26 सीटें होगी, हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और इसी के कारण जो न्यू जर्सी वाले स्टेट्स की जो आइडियोलॉजी थी उसको भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज के तहत कर दिया। बोले वाह क्या बात, बोले एकदम बढ़िया काम किया भाई साहब। वर्जीनिया प्लान के तहत बड़े स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया एज पर देयर पॉपुलेशन, बट यहाँ पे न्यू जर्सी प्लान के तहत जो स्मॉल स्टेट्स है उनको डर लग रहा था कि यार हमारी कोई तवज्जो ही नहीं होगा। आप सोचिए इंडिया के अंदर अगर राज्यसभा के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा तो फायदा होगा कि नुकसान। हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है जहां पे लोकसभा के अंदर भी एज पर देयर पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन रेशियो हार्डली 1, 2 या 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं लोकसभा के अंदर। बट हो सकता है कि अगर राज्यसभा के अंदर हम लोग इक्वल सीट्स कर दे, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल चीज है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट से 2 इंसान अब तो आने ही है। पहले तो ऐसा था कि भाई एज पर द पॉपुलेशन लोअर हाउसेस के अंदर एक ही सीट आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है, हिली टेरेन है, वहां पे ज्यादा वोटर्स नहीं है, तो नहीं हो पाया। बट अब तो फिक्स कर दिया, बोले 2 सीट तो मिनिमम आनी है अपर हाउसेस के अंदर। और अपर हाउस क्या काम करता है? आपके लोअर हाउसेस के जितने भी एक्टिविटीज जो होगी उसको चेक्स एंड बैलेंस के अंदर रखेगा कि नहीं रखेगा? राज्यसभा रखती है ना। तो उसी तरह से अमेरिका के लोगों ने जब अपना संविधान निर्माण कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने ये चीज का ध्यान रखा कि कॉम्प्रोमाइज करो। एक देश तभी महान बन सकता है जब आप कॉम्प्रोमाइज करके बीच का रास्ता डेवलप करोगे। सो यूएस कांग्रेस इंक्लूड्स द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट। और सेनेट के अंदर मैंने आपको बताया दैट which will be elected by the state legislatures, 2 members each, 2 senators, and lower houses based on the population and elected directly by the people. So bicameral legislature which also supported the demand made by the New Jersey plan, क्योंकि न्यू जर्सी वाले लोगों को यही डर लग रहा था कि बड़े स्टेट्स हमारा रिप्रेजेंटेशन खा जाएंगे। और इसी को ही अमेरिका के इतिहास के अंदर बोला जाता है द ग्रेट कॉम्प्रोमाइज, द कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज। बोले कॉम्प्रोमाइज करो, कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपकी लोकशाही और मजबूत होगी और आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज तो कर दिया। कॉम्प्रोमाइज के तहत हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो कांग्रेस की एक बॉडी है उसके अंदर डिसाइड भी कर दिया, बोले सीट्स विल बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। बोले यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो पॉपुलेशन के आधारित होंगे। मैंने आपको बताया ना कि हर 100 इंसान के ऊपर 1 सीट का रिप्रेजेंटेशन। 1000 इंसान हो गए तो आपकी 10 सीटें आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। वर्जीनिया प्लान, न्यू जर्सी प्लान, ग्रेट कॉम्प्रोमाइज, बूम। पर मुद्दा ये आ रहा था कि साउदर्न स्टेट्स जितने भी थे वहां पे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर मेन डोमिनेट करता था, और साउदर्न स्टेट्स की जो आपकी डेमोग्राफी थी उसके अंदर स्लेव पॉपुलेशन बहुत मात्रा में थी। अब आप देखिएगा कि नॉर्दर्न स्टेट्स वाले क्या बोलेंगे। नॉर्दर्न स्टेट्स वाले बोलेंगे भाई साहब अगर मैं स्लेव पॉपुलेशन को काउंट करता हूं तो आपकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर सीट बढ़ जाएगी। यार आपको तो स्लेव्स को कोई राइट देने नहीं है, आपको तो स्लेव्स को गुलामों की तरह रखना है, बट जस्ट बिकॉज उनका हेड काउंट ज्यादा है, वो है ना कि वो कुत्ते बिल्लियों जैसी उनकी हालत करके आपने उनको एक जगह के अंदर लॉकआउट कर दिया है, उसके कारण उसको आप काउंट तो करोगे। और जब काउंट करोगे तो आपके जहां जहां जितने भी स्टेट्स है जहां पे स्लेव पॉपुलेशन ज्यादा है उनका रिप्रेजेंटेशन अमेरिकी सेनेट, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर बढ़ेगा। तो इसके कारण जो स्टेट्स की पॉपुलेशन और जहां पे स्लेव पॉपुलेशन कम है, जो कहां पे थे? नॉर्थ के स्टेट्स के अंदर ही स्लेव पॉपुलेशन कम थी, क्योंकि नॉर्थ वाले तो इंडस्ट्रियलाइज हो गए थे ऑलरेडी। तो नॉर्थ वाले ने साउथ को बोल दिया कि यार ये तो गलत है यार,
मैं यहाँ पे तुम्हारा स्लेव को काउंट करूंगा तो यार मेरे साथ तो तकलीफ हो जाएगी। साउथ वाला क्यों? बोले यार तुम लोग का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा और आपकी सीट्स बढ़ गई तो हो सकता है तो आप आज नहीं तो कल पूरी की पूरी सिस्टम हाईजैक कर दो। फिर से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आया। ग्रेट कॉम्प्रोमाइज के बाद और एक ग्रेट कॉम्प्रोमाइज। और ग्रेट कॉम्प्रोमाइज क्या? साउथ वाला ने प्रपोजल दिया, बोले भाई एक काम करना, आपको पॉपुलेशन की यहाँ तकलीफ है ना? बोले हाँ यार पॉपुलेशन की तकलीफ है, तो एक काम कर, हर 5 में से हम लोग 3 आदमी को, जब हम लोग की यहाँ पे सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सीट्स का अलोकेशन होगा उसके अंदर काउंट करेंगे। उसका मतलब क्या? बोले 2 स्लेव्स को काउंट ही नहीं करेंगे, वो जिंदा है बट ऑन पेपर नहीं है। सो इन दिस कंडीशन आपको जानकारी मिलती है कि ये अमेरिकी लोग जिन्होंने ब्रिटेन के विरुद्ध में क्रांति की और इन्होंने सोचा कि हम लोग हमारे यहाँ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी वाले आइडियाज के आधार के ऊपर यहाँ पे देश बनाएंगे, उन्होंने क्या किया कि ये 5 में से 2 स्लेव्स को काउंटिंग के दौरान हटा देंगे। ओके, तो सॉल्यूशन क्या किया? स्लेव्स आर टू बी काउंटेड एज 3 of 5 of a person for both taxes and representation. This became known as 3/5 compromise. अब देखिए यार कितने लोग, कितने शाणे लोग हैं कि यार 5 में से 3 ही इंसान को काउंट करेंगे। जब सीट्स का होगा तो 5 में से 3 किया, ओके, तो उस हिसाब से आपकी सीट्स कम हो जाएगी। तो साउथ एंड नॉर्थ दोनों को पैसिफाई करा दिया। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको देश का निर्माण करना हो और वो भी आप खुद से अपने हिसाब से निर्माण कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप डेमोक्रेसी को कभी ना भूलें। आप जैसे जैसे डेमोक्रेसी को भूलेंगे उतना ही आपको नुकसान होने की शक्यता है।